अस्सलामुअलैकुम। आइए आज इंसानी जिस्म के एक सबसे हैरतअंगेज सिस्टम यानी हमारे सांस लेने के निज़ाम को समझते हैं। ये वो काम है जो हम हर पल करते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन इसके पीछे की साइंस बहुत दिलचस्प है। सोचिए जरा, हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलें आज इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, हमें सांस लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इसकी दो बहुत सादा सी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमें अपने खाने से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और दूसरी वजह यह है कि इस प्रोसेस में जो एक फालतू गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसे जिस्म से बाहर निकालना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, तो चलिए एक सांस का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हवा हमारे जिस्म में किन किन रास्तों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हवा हमारी नाक या मुंह से अंदर दाखिल होती है। वहां से ये हमारे हल्क यानी फेरिंक्स से गुजरती हुई एक खास नाली में जाती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखों में बढ़ जाती हैं जिन्हें ब्रोंकी कहते हैं। ये दोनों शाखें एक एक फेफड़े में चली जाती हैं और फिर अंदर जाकर दरख्त की टहनियों की तरह मजीद छोटी छोटी नालियों में फैल जाती हैं, और इनका सफर खत्म होता है लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियों पर, जिनका साइंटिफिक नाम है ओल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई है ना, ये कोई आम चीज़ नहीं। जानते हैं हमारे फेफड़ों में ये कितनी होती हैं? तकरीबन 300 मिलियन यानी 30 करोड़। वाकई ये एक नाकाबिले यकीन तादाद है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सुने, अगर हम इन तमाम 30 करोड़ एल्वियोली को खोलकर जमीन पर फैला देना, तो पता है ये कितनी जगह घेरेंगी? एक पूरे टेनिस कोर्ट के बराबर। कुदरत ने ये जबरदस्त डिजाइन इसलिए बनाया है ताकि गैसों के तबादले के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। और यहीं से हमारा अगला अहम टॉपिक शुरू होता है, गैसों का तबादला यानी गैस एक्सचेंज। ये वो जादुई अमल है जो इन्हीं एल्वियोलाई की सतह पर होता है। अब ये गैस एक्सचेंज होता कैसे? ये साइंस के एक बहुत ही आसान असूल पर काम करता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसको ऐसे समझें कि जैसे कमरे के कोने में परफ्यूम स्प्रे करें तो उसकी खुशबू खुद ब खुद पूरे कमरे में फैल जाती है ना? मतलब वो ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाती है। गैसें भी बिल्कुल ऐसे ही सफर करती हैं। तो ये काम दो जगहों पर होता है। पहले फेफड़ों में, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेओलाई ऑक्सीजन से भर जाती हैं। खून में ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन फौरन एल्वेओलाई से निकलकर खून में छलांग लगा देती है। इसी वक्त खून में जो फालतू कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खून से निकलकर एल्वेओलाई में आ जाती है ताकि बाहर निकल सके। फिर जब ये ऑक्सीजन वाला खून जिस्म के बाकी हिस्सों में पहुंचता है तो वहां उसका उल्ट होता है। खून से ऑक्सीजन हमारे जिस्म के खलियों यानी सेल्स को मिल जाती है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस खून में शामिल हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हो जाता है? इसकी वजह है एल्वेओले और खून की नालियों के बीच की दीवार, जो नाकाबिले यकीन हद तक पतली होती है। कितनी पतली? सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब हमारे सर के एक बाल से भी कई गुना ज्यादा बारीक। और इसी बात से हमें यह भी समझ आता है कि फिजाई आलूदगी, खास तौर पर ओजोन जैसी गैसें हमारे लिए इतनी खतरनाक क्यों हैं। ये गैसें उन नाजुक सी एल्वियोली को नुकसान पहुंचा सकती हैं जिससे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। अच्छा, तो हमने हवा का पूरा रास्ता देख लिया और ये भी जान लिया कि गैसें कैसे बदलती हैं, मगर ये हवा फेफड़ों के अंदर आती और बाहर जाती कैसे है? असल मैकेनिज्म क्या है? यहाँ एक बहुत ही मजे की बात है। हमारे फेफड़ों में अपने कोई मसल्स होते ही नहीं। जी हाँ, वो खुद से ना फूल सकते हैं ना सिकुड़ सकते हैं। तो फिर ये सब होता कैसे है? असल कमाल तो उनके इर्द गिर्द मौजूद पसलियों और नीचे मौजूद एक बड़े पट्टे यानी डायफ्राम का है। देखें, ये बहुत आसान है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जिसे इनहेलेशन कहते हैं, तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और पसलियों के मसल्स उन्हें ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं। इससे हमारे सीने के अंदर जगह बढ़ जाती है और हवा खुद ब खुद अंदर आ जाती है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेलेशन करते हैं, तो इसका बिल्कुल उलट होता है। डायफ्राम और पसलियां वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं, जगह कम होती है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। तो क्या हम अपने फेफड़ों की ताकत को, उसकी पावर को नाप सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। जब हम आराम से नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो हम तकरीबन 500 मिलीलीटर हवा अंदर बाहर करते हैं। इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन अगर आप एक लंबा गहरा सांस लें और फिर पूरी ताकत से उसे बाहर निकालें तो आप 4 से 5 लीटर तक हवा निकाल सकते हैं। ये कहलाती है वाइटल कैपेसिटी, और ये आपके फेफड़ों की सेहत का एक अच्छा इशारा है। और एक मजे की बात बताऊं, आप अपनी वाइटल कैपेसिटी का अंदाजा घर बैठे लगा सकते हैं। आपको बस एक गुब्बारा यानी बैलून चाहिए।
एक गहरा सांस भरें और सारी हवा एक ही झटके में गुब्बारे में फूंक दें। फिर गुब्बारे का घेरा नापें और दिए गए फॉर्मूलों से उसका हजम यानी वॉल्यूम निकाल लें। है ना मजे की एक्टिविटी? इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलें, अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इस पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, और ये सब जानने का हमारी असली जिंदगी में क्या फायदा है। तो इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है? इसका कंट्रोल सेंटर है हमारा दिमाग। दिमाग का एक खास हिस्सा इसे खुद ब खुद चलाता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी खून की नालियों में खास सेंसर्स लगे होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर नजर रखते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जैसे वर्जिश के दौरान, तो ये सेंसर फौरन दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि भाई सांस की रफ्तार तेज करो। वैसे हम कुछ देर के लिए अपनी मर्जी से सांस रोक भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। और इस सारी साइंस को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सीपीआर जैसी जान बचाने वाली स्किल की बुनियाद है। खुदा न खास्ता अगर किसी का दिल या सांस रुक जाए तो सीपीआर के जरिए सीने को दबाकर और मुंह के जरिए सांस देकर तिब्बी इमदाद पहुंचने तक किसी की जान बचाई जा सकती है। तो अब जबकि आपने ये पूरा सिस्टम समझ लिया है, तो अब आप ही बताइए कि वर्जिश करने के बाद हमारा सांस आखिर तेज क्यों हो जाता है? इसका जवाब सोचिए। और हाँ, आपने जो बलून वाला तजुर्बा किया उसके क्या रिजल्ट्स आए, नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।